13 साल की थी वह जब उसके सगे चाचा ने उसे अपनी हवस का निशाना बना दिया था। जब 15 साल की हुई तो चाचा के बेटे ने उसे सारी रात किसी वहशी दरिंदे की तरह नोच खाया था, और जब 17 साल की हुई तो उसके सगे बाप ने उसे जिस्म बेचने पर मजबूर कर दिया था। उसका अपना ही बाप उसके जिस्म की कमाई खाता रहा। उसके बदन पर पड़ने वाले जख्मों के निशानों से हासिल होने वाली कमाई से उसका बाप अपने लिए शराब खरीद कर पीता था और नई नई कम उम्र लड़कियों को अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए घर पर लाता था। मैं एक राइटर हूँ और लोगों से बातें करके उनकी भावनाओं को शब्दों में उतारने की कोशिश करता रहता हूँ। फेसबुक पर एक ग्रुप में मेरे कुछ कमेंट देखकर उस लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जो कुछ दिन तक नोटिफिकेशन आइकॉन में मौजूद रही। उसके बाद उसने मुझे मेरी प्रोफाइल के इनबॉक्स में मैसेज किया। खैर, मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया तो कुछ थोड़ी सी बात होने के बाद उसने मुझसे में व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। वो किसी को अपना दर्द सुनाना चाहती थी। नंबर लेने के बाद उसी रात मेरे द्वारा उसकी बीती जिंदगी के बारे में पूछने पर उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया और 3 घंटे तक लगातार कॉल चलती रही। उसकी कपकपाती हुई आवाज से ये महसूस हो रहा था कि अपने बारे में सब कुछ बताते हुए वह किस तकलीफ से गुजर रही थी, और शायद उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसी दौरान उसने मुझसे कहा, छोड़े राजेश साहब, मैंने वक्त का भी ख्याल नहीं किया और आपकी फीस तक नहीं पूछी। मैंने कहा, मैं किसी मजबूर या जरूरतमंद से कोई चार्ज नहीं लेता। मुझे बस यह बताएं कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं। वो बोली, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जैसे किसी ने मेरे अंदर से बहुत सारा दर्द निचोड़ लिया हो। 3-4 दिन तक रोजाना बात होती रही और आगे की दास्तान कुछ यूं थी। जब उसका अपना बाप उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उस शख्स ने अपनी बातों से उसका दिल जीत लिया और फिर उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अनन्या इस बात पर हैरान थी कि सब कुछ जानते हुए भी मोंटी उससे शादी करना चाहता है। अनन्या की नजर में मोंटी कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता था। वह उस देवता के साथ अपनी सारी जिंदगी इज्जत की चादर तले और मोहब्बत के दामन में गुजारने के ख्वाब देखने लगी। अनन्या का बाप शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। उसे तो बस यही डर सताता रहता था कि अगर अनन्या की शादी हुई तो मेरी अय्याशी का पैसा कहां से आएगा। जब मोंटी ना माना तो अनन्या के बाप ने मोंटी से पीछा छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपयों की डिमांड कर डाली। लेकिन मोंटी ने बिना झिझक 1 लाख रुपए अनन्या के पिता को दिए और अनन्या को लेकर चला गया। इधर अनन्या खुश थी। वह तो समझ रही थी कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। इसने मुझे नर्क से निकालकर एक इज्जतदार जिंदगी दी है। मैं इसका कर्ज जिंदगी भर नहीं अदा कर सकती। खैर, दोनों ने आनन फानन में शादी की और एक छोटे से घर में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। शुरू के 3 माह का अरसा बहुत खुशी से गुजरा, लेकिन उसके बाद मोंटी ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। वो अनन्या को जिस्म फरोशी करने पर मजबूर करने लगा। रोजाना का झगड़ा मामूल बन गया और एक बार फिर से अनन्या जिस्म फरोशी के उसी धंधे में वापस लौट आई जहां से वह निकल कर आई थी। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार उसे यहाँ लाने वाला कोई देवता था। क्योंकि अनन्या ने कभी देवता नहीं देखे थे, वह तो मोंटी को ही देवता समझती थी। जिस घर में यह किसी की पत्नी बनकर रहती थी, जिस बिस्तर पर अपने पति के साथ होती थी, उसी घर में उसी बिस्तर पर वह अलग अलग समय पर अब अलग अलग गैर मर्दों के साथ होती थी। 2 बच्चे भी पैदा हो गए। अब वह पत्नी होने साथ साथ एक माँ भी थी, लेकिन अब भी जिस्म फरोशी के बाजार का रास्ता ही उसकी असल मंजिल थी। अनन्या का पति अनन्या को अपने कस्टमर्स के साथ कमरे की खिड़कियों से छुप छुप कर देखा करता था और इस तरह मोंटी को खुशी मिलती थी। उसी दौरान मोंटी ने अनन्या को अपनी बहुत सारी मजबूरियां बताने के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य का लालच भी दिया और 3 महीने के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिंगापुर भेजने के लिए रजामंद कर लिया। अनन्या अपने बच्चों को छोड़कर रोती हुई 3 महीने के लिए सिंगापुर चली गई। सिंगापुर जाने के दौरान भी मेरी अनन्या से बात होती रही और वह वहां मिले दर्द के बारे में भी मुझे बताती रही। ना दिन को सुकून था ना रात को करार था। एक दिन मुझे याद है कि वो बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी हर 5 मिनट बाद या घंटे बाद कोई कष्ट में आ जाता और वो कॉल काट कर चली जाती थी। मैंने आराम करने का मशवरा दिया तो कहने लगी, आराम तो अब मरने के बाद ही मिल सकता है। बल्कि तब भी मुश्किल ही है, क्योंकि गुनाहों की एक लिस्ट जो ठहरी
एक दिन मुझे मैसेज आया कि राजेश साहब अभी बात हो सकती है क्या। मैंने बिजी होने की वजह से माफी चाही, लेकिन उसने ऊपर वाले का वास्ता दिया तो मैं समझ गया कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। फिर मैंने खुद ही कॉल कर ली। रोते हुए बताने लगी, मैं यहाँ जिसका कर्जा उतारने आई हूँ, वह वहाँ मेरे ही बिस्तर पर दूसरी औरतों को लाकर अय्याशी कर रहा है। जो मर्जी करता, कम से कम मुझे तस्वीर और वीडियोज तो ना भेजता। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहां 1 घंटे तक बात होती रही और वह कुछ ही देर बाद रिलैक्स हो गई, क्योंकि बात तो सारी सुनने की और तसल्ली देने की होती है। ये सच है, दूसरों से दर्द बांटने पर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। खैर, वह 3 महीने बाद वापस मसूरी आ गई और फिर 15.20 दिन तक हमारा कोई राबता नहीं हुआ। मैं कुछ दिन बाद दिल्ली से मसूरी के टूर के लिए रवाना हुआ। मेरा स्टेटस देखकर अनन्या ने मुझसे मिलने का कहा। अगली शाम हमारी मुलाकात हुई। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी पर एक पूरी किताब लिखी जाए, ताकि उसकी सारी जिंदगी का दर्द उस एक किताब में समा जाए, जो मेरी नज़र में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है समंदर को तो जग में बंद किया जा सकता है, लेकिन एक इंसान और खास तौर पर एक तवायफ के दर्द को एक किताब में बंद नहीं किया जा सकता। वो चाय पीते वक्त कहने लगी, राजेश साहब, यहाँ बहुत से लोग मुझे जानते हैं, तो आपको डर नहीं लगा मुझसे मुलाकात करते वक्त आपकी इज्जत और शोहरत खराब हो सकती थी? मैंने कहा, मैंने कभी लोगों की फिक्र नहीं की, और मैं एक इंसान हूँ, और इस वक्त एक इंसान के साथ ही बैठा हूँ। लोग क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या ने जवाब दिया, मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक तवायफ हूँ राजेश साहब। मैंने कहा, आप इंसान हैं और एक औरत हैं। मैं हर औरत की इज्जत करता हूं, तो आप एक तवायफ को एक औरत जैसी इज्जत देते ही क्यों है? अनन्या, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करता है, जितनी मैं अपने घर की औरतों की करता हूँ। कहने लगी, तौबा तौबा राजेश साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? प्लीज अपने घर की औरतों को मेरे साथ मत मिलाएं। मैंने फिर से कहा, आप मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम और इज्जतदार हैं, जितनी मेरे घर की औरतें। वह यह जुमला सुनकर बहुत रोई थी, और जब मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, हमें बस गालियां सुनने की आदत होती है, इतने अच्छे जुमले हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनन्या में सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश थी, और वह ये थी कि कोई उससे बहुत सारी बातें करे, उसकी बातें सुने, उसकी सारी दास्तान सुने और उसे तसल्लियां दे, उसकी परेशानी में उसे सहारा दे। एक तवायफ के जिस्मानी जज्बात दफन हो चुके होते हैं, उसे मर्दों का कोई चस्का नहीं होता। मैं चाय पीते वक्त उसे लगातार देख रहा था। यकीन करे, वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत कुछ छुपाने का हुनर बखूबी जानती थी। मैं चाय पीते वक्त सोच रहा था कि इतना खूबसूरत चेहरा यूं टके टके के भाव बिकने के लिए नहीं बनाया होगा ऊपर वाले ने, और ना ही अनन्या ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसकी जिंदगी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन अपने ही सगे रिश्ते और हालात की गर्दिशों का तूफान इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आज के दौर में इज्जत की चादर देने वाले दयालु मर्द किसी किस्मत और देवता से कम नहीं होते। इसके बाद अनन्या से मेरी कोई बात नहीं हुई। उसने कोई राब्ता नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो नंबर ऑफ था, और व्हाट्सएप और फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर दिया गया था। मुझे अनन्या की वह बात याद आई, मैं आपसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। जिस दिन मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं आपसे फिर कभी राब्ता नहीं करूंगी। धन्यवाद।